कर दिया। चलो भाई नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से आपके एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो आपके भारत के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के अंदर इस यूनिट की महत्वता है, भारत का भूगोल। इस भूगोल को हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि जिससे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, लेकिन भूगोल की आपके अंदर एक बेहतर समझ विकसित होगी। तो उसका आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा? आपके एग्जाम में आप बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस आप कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ भारत का सामान्य परिचय, कि यदि हम भारत के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या होगा, और जनरल इंट्रोडक्शन में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझने चाहिए जो आपको एक बेसिक लैंग्वेज में पता होने चाहिए। चलिएगा भाई, आप सभी जुड़ जाइएगा। अब देखिए, यहां पर पहली बात ये आती है कि सर ये जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उत्पत्ति यानी ओरिजिन कैसे हुआ? तो ओरिजिन करने वाले थे एक ग्रीक ज्योग्राफर्स थे। अगर आपने कभी नाम सुना हो, ग्रीक भूगोलवेता थे, और इन ग्रीक भूगोलवेता का नाम था एरिस्टोस्थेनेस। इसका नाम क्या था? एरिस्टोस्थेनेस। इस व्यक्ति ने सबसे पहले बताया कि जियो प्लस ग्राफी से मिलके ज्योग्राफी बनेगा। तो जियो का अर्थ इन्होंने बताया कि पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ बताया वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन। तो पृथ्वी का जो डिस्क्रिप्शन है उसे हम ज्योग्राफी कहते हैं, समझे आप? यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। तो ये आपको पता लगा कि सबसे पहले सर इस शब्द को देने वाले कौन थे, उन्होंने किस आधार पर दिया। इससे पहले भी बहुत सारे ज्योग्राफर्स हुए थे, जैसे होमर है, हिकेटियस है, हेरोडोटस है, थेल्स है, अरस्तु है। यानी ये एक ऐसा बंदा था जिसने पहली बार पृथ्वी के बारे में बताया कि भाई पृथ्वी का ऐसा वर्णन हो, उसे हम भूगोल या ज्योग्राफी कहेंगे, समझे? चलिएगा, अब यहां पर बात करते हैं कि भारत का जो भूगोल है वो आपका सिलेबस क्या कहता है। तो यहां पर सिलेबस कुछ कुछ पार्ट आपके इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे सामान्य परिचय से जस्ट आप किस पर आओगे? भौतिक प्रदेश पर। और भौतिक प्रदेश इस सामान्य परिचय से यूं, और इधर आप किसको? अपवाह तंत्र को समझते हो। तो यानी अपवाह तंत्र, और अपवाह तंत्र में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नदियां, झीलें और परियोजना। क्लियरली? ये भौतिक स्वरूप है। और भौतिक स्वरूप में हम क्या देखने वाले हैं? हिमालय, यानी इसमें कुछ चीजें नहीं लिखी हुई, जैसे पर्वत, पठार और मैदान। ये आपका क्या है? भौतिक स्वरूप। क्लियर हुआ? अब यहां भौतिक स्वरूप में आपको ये चीजें देखने को मिलती, जलवायु, मिट्टी, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति। और वनस्पति के साथ आपके वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी ये आपका सिलेबस है, किसी भी एग्जाम को दोगे तो वहां पर आप यही स्टडी करोगे। यानी मैंने बोला कि ऑल जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सब का इंटरकनेक्ट करके जो एक पार्ट है उसे हम कहते हैं भारत का सामान्य भूगोल। यहां पर कृषि और खनिज, अब देखो कृषि खनिज ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। इधर आपके उद्योग, परिवहन, जनजातियां, जनगणना, और इसके अलावा आपके ऊर्जा संसाधन। अगर आप इतना अच्छे से स्टडी कर लेते तो आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता। तो ये मेरा एक नैतिक दायित्व है कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अब देखिएगा आगे, तो ये आपको समझ आया होगा। अब हम वैश्विक पृष्ठभूमि से देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के आधार पर। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप ब्रह्मांड, सौरमंडल के बारे में पढ़ते हो, 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हो। इसके अलावा अक्षांश एवं देशांतर के बारे में मैं आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इसमें आपके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपके भूकंप भी आ जाता है, आपके ज्वालामुखी भी इसी में आता है, भूसंचलन भी इसी का ही पार्ट है। महासागरीय धाराएं जो आपके जलवायु विज्ञान का पार्ट है, वायुमंडल और पवने, वायुमंडल और पवने आपके जलवायु विज्ञान का पार्ट है, और वो समुद्र विज्ञान का पार्ट। और रॉक, ये भी आपके आंतरिक संरचना का पार्ट है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका जो कंप्लीट जो सिलेबस है, उसके बारे में जब मैं आपकी यूनिट स्टार्ट करूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। अब देखो भारत के ऐतिहासिक नाम क्या है, यानी अगर हम देखें कि इसके ओल्ड नेम क्या क्या है। भारत को आर्यवर्त भी कहते थे, भारत को हिंदुस्तान भी कहते थे, भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, भारत को भारत भी कहते थे, इंडिया भी इसे कहा जाता था। यानी हमारा प्यारा भारत 5 नामों से जाना जाता। समय समय पर इसके नाम रहे हैं। ऐतिहासिक वर्णन का अर्थ है कि एक समय ऐसा था तब इसे आर्यवर्त कहते थे, एक समय ऐसा आया जब इसे भारत कहते थे, एक समय ऐसे आया तब इसे हिंदुस्तान कहते थे, एक समय ऐसा आया इसे इंडिया कहते थे, एक समय ऐसा था इसे जम्बू द्वीप कहते थे। समझे आप मेरी बात को। अब यहां से आगे चलते हैं कि इन नामों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आर्यवर्त इसे कैसे बोला गया कि भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसे आर्यवर्त कहा गया। आर्यवर्त का अर्थ है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनका नाम जो ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं आर्य कम्युनिटी से, तो उस आधार पर इसे आर्यवर्त कहा गया। सेकंड बात करते हैं भारत। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यानी इस जो पूरा एक कम्युनिटी था, पूरा एक ग्रुप था, उसका एक राजा हुआ भरत, उस भरत के नाम पर भारत का नाम यानी इस क्षेत्र का नाम भारत रखा गया। नामों की उत्पत्ति का भाग सेकंड, विदेशी प्रभाव क्या रहा। तो एक हम हिंदुस्तान पढ़ते हैं भारत का नाम, और एक इंडिया पढ़ते हैं। तो किस आधार पर है? ईरानियों और पारसियों के द्वारा दिया गया कौन सा नाम? हिंदुस्तान। इसके अलावा इंडिया ग्रीक यूनानियों के द्वारा दिया गया। ग्रीक जो लोग थे उन्होंने इसे इंडिया कहा, और ईरानी यानी अरेबियन कंट्री के जो लोग थे उन्होंने, पर्शियन जो लोग थे उन्होंने इसे हिंदुस्तान कहा। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण। जम्बूद्वीप, पुराणों के द्वारा भारत को जम्बूद्वीप कहा गया। भारत का नाम पुराणों में जम्बूद्वीप मिलता है। समझ गए आप मेरी बात। सबसे ओल्ड नेम है। भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? यह आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बौद्ध काल में जम्बूद्वीप कहा गया था। क्लियर? भारत के मूल आयाम क्या क्या हैं? तो याद रखना कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत की आकृति कैसी है? तो ये भी ज्योग्राफर्स बताते हैं। इधर देखिएगा, चतुष्कोणीय आकृति का आपका इंडिया है। अब बात यह है कि सर ये जो बाकी के जो राज्य हैं, कौन सा बना, कौन सा समाप्त किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, और ये आयोग बनाया गया था तेलंगाना के। इसे कहते हैं तेलंगाना राज्य पुनर्गठन आयोग। ये आयोग किस आधार पर बनाया गया था? ये भी आपको विशेषकर याद रखना। इसके लिए राज्य पुनर्गठन एक्ट 2014 पास किया गया। इस आयोग क्यों बनाया गया? तेलंगाना का गठन करके। और 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना।
कौन सा राज्य? 29वां राज्य। कैसे बनाया गया? जो आपका आंध्र प्रदेश था, इस आंध्र प्रदेश को विभक्त किया गया और इसको तोड़कर भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया था। अब देखो, जब भी बंटवारा होता है तो बंटवारे में देखना कि फैसिलिटीज, जैसे मान लो कि किसी भाई के पास बहुत सारी संपत्ति है, तो उनमें से कुछ संपत्ति जिस भाई के पास नहीं होती उसको देना पड़ता। तो आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना को हैदराबाद दे दिया। हैदराबाद किसके पास चला गया? तेलंगाना के पास। तो हैदराबाद कैपिटल किसका है? तेलंगाना। तो फिर आंध्र प्रदेश को नया कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो आंध्र प्रदेश ने अपना नया कैपिटल बनाया और उसका नाम है अमरावती। आपने पढ़ा होगा, क्या नाम है? अमरावती। यानी 2 जून 2014 को भारत में 29 राज्य हो गए, 29वां राज्य बना दिया और 7 यूटी थे, यूनियन टेरिटरी, 7 यूटी थे। अब क्या होता है कि 2019 में फिर से मोदी सरकार आती। 2019 में मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहले पाकिस्तान वाले हमेशा कहते थे कि कश्मीर हमारा है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संविधान की जो धारा 370 थी, उस धारा 370 का समापन करवा दिया राष्ट्रपति। अब यहां पर जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा दे रखा था, जम्मू एंड कश्मीर को, वो राज्य का जो दर्जा है वो दर्जा समाप्त हो गया। अब विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया तो यहां पर इसका राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और इसके 2 टुकड़े कर दिए। बड़ा क्षेत्र लद्दाख बना दिया और छोटा क्षेत्र जम्मू कश्मीर बना दिया। ये दोनों राज्य का, स्टेट का इनसे दर्जा छीन लिया इससे, और इसको भी यूटी बना दिया और इसको भी यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी। भाई ये सीधा इनका जो शासन है, पावर जो हेड है, वो सेंटर रहेगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको पता है श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी लेह को बनाया। अब बात यह है कि 2 यूटी बढ़ गई। कौन कौन? एक तो आपके 8 नंबर, 8वां और 9वां यूटी बन गया। 7 तो पहले से ही थे। अब राज्य कम हो गया तो इस स्थिति तक भारत में 28 राज्य हो गए थे और 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, यूटी बन गए थे। फिर क्या हुआ 2020 में, ये जनवरी 2020 की बात है, जनवरी 2020 में आपको पता है, आपने मूवी देखी होगी तो उसमें मामा ठाकुर आता है। तो भारत के गृह मंत्री यानी गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो आप 2 यूटी पढ़ते हो, दादर नागर हवेली और दूसरी यूटी का नाम दमनदीप, इन दोनों यूटी को हम एक करते हैं, दोनों यूटी को मिला के और एक यूटी बना दिया और उसका नाम रखा गया दादर नागर हवेली एंड दमनदीप। समझ गए? तो अब यूटी कितनी हो गई? यूटी हो गई 8 और स्टेट कितने हैं राज्य भारत में? 28। तो यही कॉन्सेप्ट हमने जस्ट पीछे जो बता रहा था मैं आपको, यही कॉन्सेप्ट था। चलो आप यहां से लिख लीजिए।
चलिए नोट करिए। अब देखिएगा, विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, किसके आधार पे? एरिया के आधार, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे इंडिया का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो पूरे विश्व में इंडिया का स्थान कौन सा है? तो इंडिया पूरे विश्व में 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। समझे आप मेरी बात को? अब यहां पे बात आती है कि भारत पृथ्वी के 2 पॉइंट, इसको याद रखना, 2.41% क्षेत्रफल रखता है। भूभाग घिरे हुए है, ये आपको थोड़ा याद रखना। जैसे पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है, अब देखिएगा, तो पूरे विश्व का क्षेत्रफल अगर भारत के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे तो पूरे विश्व का क्षेत्रफल बचता है 97.60%। अब बात ये आती है कि सर भारत से बड़े देश कौन कौन हैं? यानी जब आप इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि भारत से बड़े देश कौन कौन से। तो याद रखना, रूस पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, उसके बाद है कनाडा, सेकंड नंबर पे रूस, वो फर्स्ट नंबर पे रसिया, सेकंड नंबर पे कनाडा, फिर आएगा चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत से 6 बड़े देश कौन कौन हैं? रूस नंबर 1, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 यूएसए, नंबर 5 ब्राजील और नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया। ये जरूर आपको फैक्ट याद रखना है। क्लियर? आगे चलिएगा, भूमध्य रेखा को समझे। इक्वेटर के बारे में आपको जानना, पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा है। तो पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा है, तो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइडेड करती। इसके उत्तरी वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तरी वाले भाग को, और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भूमध्य रेखा यहां से गुजर रही है तो भैया इतना तो आपको नॉलेज होगा ही कि भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका से गुजरती है। तो यानी दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग से गुजर रही है और अफ्रीका के बीचों बीच से गुजर रही है। तो बाकी के जो महाद्वीप हैं वो उत्तर में है, बाकी के जो महाद्वीप हैं वो दक्षिण। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, तो यहां पर याद रखना कि इसे 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, स्टार लगा लेना। ग्रेट सर्किल कौन सा है? तो ग्रेट सर्किल यही आपकी भूमध्य रेखा है। वृहत व्रत है, पृथ्वी का सबसे बड़ी रेखा है। यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी रेखा कौन सी है। तो अगर हम भारत की तुलना करें, इंडिया आपका कहां पर है? यहां पर आपका इंडिया है, यहां पर आपका इंडिया है। तो ये आपको पता लग गया होगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध स्थलीय बनाम जलीय सीमा। तो याद रखना, गोलार्ध पूरे जो गोलार्ध है, पूरे गोले का आधा भाग है, उसे गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के उत्तर में है, यहां सबसे ज्यादा स्थलीय भाग है, यानी जमीनी जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा है। तो स्थलीय गोलार्ध भी इसे कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध
भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, साउथर्न हेमेस्फीयर। यहां पानी की अधिकता है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध भी कहते हैं, वाटर हेमेस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि आप एक चीज नोटिस कर लीजिए, इसमें आपको वाटर सबसे ज्यादा दिखेगा और इसमें आपको लैंड पार्ट सबसे ज्यादा दिखेगा। ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा। भारत की भौगोलिक स्थिति, भूमध्य रेखा के संदर्भ में अगर कुछ हम तथ्य देखें तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो अगर हम देखें कि ये बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजर रही है, इंडिया कहाँ है? इंडिया यहां पर है, उत्तर में है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका डायरेक्टली आंसर आएगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका इंडिया स्थित। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको विशेषकर ये याद रखना है। क्लियर? कर्क रेखा और कटिबंध क्या क्या है? तो यहां पर याद रखना, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये विशेषकर याद रखना। दक्षिण वाली ये मकर रेखा होती है और उत्तर वाली ये कर्क रेखा होती है। तो ये 23.5 डिग्री, ये उत्तर का 23.5 डिग्री आए तो कर्क रेखा, और दक्षिण का 23.5 डिग्री आए तो कर्क रेखा। तो यहां पर कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक बात तो ये आपको पता होनी चाहिए विशेषकर। दूसरी बात, यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम जोन कहते हैं, कटिबंध। कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध जलवायु मिलती है जिसे टेम्परेट कहते हैं, और इसके नीचे उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल। अब देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है यानी उष्ण कटिबंध, और ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका टेम्परेट यानी ये ठंडी जलवायु का क्षेत्र है। तो कर्क रेखा के बारे में आपको पता लगा। अब यहां पर मेनली बात यह है कि भारत की दोहरी जलवायु में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है यानी टेम्परेट जोन है, और दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी ट्रॉपिकल जोन है। और भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। तो कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, ये पॉइंट जरूर याद रखना है। भारत कौन से कटिबंध में है? तो यहां पर याद रखना, भारत उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। एग्जाम में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको विशेषकर याद रखना है। अब देखो, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया था रूस सबसे बड़ा है, रूस के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर आपका चाइना है, रुक चीन है ना। पहले चीन आएगा फिर अमेरिका आएगा, इसको ठीक कर लेना। फिर आपका ब्राजील है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका भारत है, उसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ये आपके 10 बड़े देश हैं क्षेत्रफल में। क्लियर? आगे देखो, भारत के राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी सबसे बड़े 5 राज्य और सबसे छोटे, इसको भैया स्टार लगा लेना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे बड़े राज्य कौन से? तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान से छोटा कौन है क्षेत्रफल में? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से छोटा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छोटा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से छोटा गुजरात। अभी तक 3 प्रकार के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। सेकंड सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है? मध्य प्रदेश, या इनका अवरोही क्रम पूछा है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है। सबसे छोटे, इसको आप एक ट्रिक से याद रख लेना, जीएसटी। भारत के एक वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, वो कौन सा टैक्स लेकर आए? जीएसटी।
जी से गोवा, एस से सिक्किम, टी से त्रिपुरा। यानी 3 फर्स्ट आपको याद रह जाएंगे, बस उतने से काम आपका चल जाएगा। ये 3702 स्क्वायर फीट, ये याद रखना 3702 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। क्लियर? अब देखो यहां पर ये सबसे बड़े क्षेत्रफल है, उसके बाद आपका नागालैंड है और आपका मिजोरम। यानी सबसे छोटे क्षेत्रफल में यहां से आपसे एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका आरोही क्रम बताओ। आरोही में हम छोटे से बड़ा लेते हैं और अवरोही में हम क्या करते हैं? बड़े से छोटा लेते हैं। ये आरोही और अवरोही क्रम आप जरूर याद रखना, क्योंकि वर्तमान के एग्जाम के पैटर्न को यदि देखें तो वहां पे बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। भारत के 5 सबसे बड़े जिले, यहां से भी क्वेश्चन आजकल पूछ लिया जाता है बहुत बार। याद रखना गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है कच्छ, और गुजरात में एक जिला कौन सा है? कच्छ। ये विशेषकर याद रखना, कच्छ जिला आपके गुजरात में। तो यहां पर इसको याद कैसे रखें सर? कलेजा बीवी का। देखो झगड़ा करने में बीवियां नंबर 1 होती हैं, तो जो झगड़ा करने में नंबर 1 है तो इसके मतलब उसके अंदर कलेजा है, इसलिए झगड़ा कर रही है। तो कलेजा कैसे आपका बन जाएगा? कच्छ। ले से आपका बन जाएगा लेह, जा से आपका बन जाएगा जैसलमेर, बी से आपका बन जाएगा बीकानेर, और बा से आपका बन जाएगा बाड़मेर। यानी पूरे विश्व में, वो पूरे भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जिले हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल है कच्छ का, सेकंड सबसे बड़ा क्षेत्रफल है लेह का, थर्ड सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जैसलमेर का, फोर्थ सबसे बड़ा क्षेत्रफल है बीकानेर का, और 5 नंबर पे बाड़मेर। तो याद रखना कच्छ गुजरात का है, लेह लद्दाख का है, और बाकी सब राजस्थान के क्षेत्रफल में। जिलों की बात कर रहा हूं मैं, किन की बात कर रहा हूं? जिलों की। भारत का सबसे छोटा जिला, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका नाम है माहे। यह भारत का सबसे छोटा जिला है। भौगोलिक रूप में यह केरल में स्थित है। तो ये केरल का आपका पिक्चर है। केरल भारत के साउथ में है, और यहां पर केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है माहे। ये पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है, सबसे छोटा जिला माहे है, ये जरूर याद रखना। लेकिन प्रशासनिक रूप से यह पुदुचेरी का हिस्सा है। वैसे इसकी अवस्थिति कहां है? आपके केरल में, लेकिन वास्तविक रूप में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने का जो कार्य है वो किसके पास है? अधिकार वो पुदुचेरी के पास है। पुदुचेरी की भौगोलिक संरचना कुछ इस प्रकार से है, यानी 4 जिले, 3 राज्यों में, 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो 4 जिलों से मिलकर आपका पुदुचेरी बना है। ये बहुत बार पीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। कैसे? यमन जो जिला है, यमन जिला है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, लेकिन है किसके पास? पुदुचेरी के पास। पुदुचेरी है वो तमिलनाडु में है, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास में है? पुदुचेरी के पास। कराईकल ये तमिलनाडु में है, लेकिन पावर पुदुचेरी के पास है। माहे ये केरल में है, लेकिन पावर किसके पास में है? पुदुचेरी के पास में। तो 4 जिलों से मिलकर पुदुचेरी बना है, लेकिन पुदुचेरी के पास खुद के पास, यानी अलग अलग राज्यों में ये जिले स्थित हैं। और कितने राज्यों में? 3 राज्यों में फैले हुए हैं। तो यमन आंध्र प्रदेश में, देखो यमन यहां पे है, ये यमन है, ठीक है। यमन के बाद सेकंड पे आपका पुदुचेरी, ये पुदुचेरी तमिलनाडु में है। उसके बाद कराईकल, ये भी तमिलनाडु में है, और ये माहे ये कहां है? केरल में। तो यानी सीधा याद रखना, इसकी एक ट्रिक बनाई है कट्टा। तो के से केरला, टी से तमिलनाडु, और ए से आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको पता है यमन है,
पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु में स्थित है, और माहे केरल में स्थित है। भारत के भौगोलिक विस्तार, सुदूरस्थ बिंदु और कर्क रेखा, अगला हमारा कॉन्सेप्ट ये है, और इसके एक एक कॉन्सेप्ट पर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिएगा, देखो याद रखना कि यहां पर हम एक तो उत्तर पूर्वी भारत के बारे में देखने वाले हैं इस डिटेल में, एक हम सुदूरस्थ बिंदु के बारे में देखने वाले हैं, और एक अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में आप पढ़ने वाले हो, और कर्क रेखा और मानक समय के बारे में पढ़ने वाले। आजकल इसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के राज्य, जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। भौगोलिक अवस्थिति में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ और ईस्ट में। अब यहां पे देखें तो नॉर्थ ईस्ट में मुख्य रूप से 8 राज्य हैं, और 8 राज्य आपने सबने पढ़ा होगा। ये आपका सिक्किम है यहां पर, और सिक्किम के बाद ये आपका असम है, नंबर 2, नंबर 1 सिक्किम, नंबर 3 ये अरुणाचल प्रदेश है, नंबर 4 ये नागालैंड है, नंबर 5 ये मणिपुर है, नंबर 6 ये मिजोरम है, और नंबर 7 ये त्रिपुरा है, और नंबर 8 ये मेघालय है। सिक्किम की जो कैपिटल है उसका नाम है गंगटोक। असम की जो कैपिटल है उसका नाम है दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम है ईटानगर। याद रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। नागालैंड की कैपिटल का नाम है कोहिमा। मणिपुर की कैपिटल का नाम है इम्फाल। मिजोरम की कैपिटल का नाम है आइजोल। त्रिपुरा की कैपिटल का नाम है अगरतला, और मणिपुर की, मेघालय की कैपिटल का नाम है शिलांग। ये कैपिटल्स मैंने आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम, मिजोरम, सिक्किम, ये प्रमुख है। ये राज्य भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करते, तो पूर्व में ये राज्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण का भौगोलिक क्रम कुछ ऐसा है जो आपको देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ऐसा आपको इमेज में दिखाई देता है नॉर्थ साउथ का। तो नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इधर पूरे क्षेत्र में कौन सा देश स्थित है? म्यांमार। म्यांमार का आपने नाम सुना होगा बहुत बार, तो इधर आपके म्यांमार है। इधर की तरफ कौन सा देश है? जिसका नाम है बांग्लादेश। और यहां पर कौन सा है? ये आपका भूटान। ये थोड़ा आप याद रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बारे में आपसे पूछा जाता है बहुत बार। असम का भौगोलिक आकार कुछ ऐसा है, जब आप असम को देखोगे तो ये आपका असम है, और असम को देखकर आपको एक चीज प्रतीत होगी, ये आपको टी के जैसी आकृति इसकी दिखाई देती। तो असम भौगोलिक सीमा अंग्रेजी अक्षर टी का निर्माण करती, यानी टी के जैसी इसकी आकृति। 7 सिस्टर्स का कॉन्सेप्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य 7 सिस्टर के पार्ट हैं, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में शामिल है, या कौन सा राज्य 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इस शब्द का नामकरण ज्योति प्रसाद साकिया के द्वारा किया गया था, याद रखना। और इसमें केवल एक ही राज्य नहीं आता, उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम याद रखना इन 7 बहनों में शामिल नहीं है। आप देख लीजिए,
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। यानी 7 राज्य हैं, लेकिन एक नहीं है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम इसका पार्ट नहीं है, याद रखना। अपवाद, सिक्किम इसका पार्ट है नहीं, जो अभी मैंने आपको बताया 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। सिक्किम राज्य भौगोलिक रूप से उत्तर पूर्व का हिस्सा होने के बावजूद 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। यह 7 सिस्टर का भाग नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो तो विशेषकर आपको ध्यान रखना ही होगा। आगे देखिए, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट था भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो देखो, उत्तर से दक्षिणी विस्तार, उत्तर ये नॉर्थ टू साउथ, तो उत्तर से दक्षिणी विस्तार भारत का कितना है? 3214 किलोमीटर है। यानी अगर आप एक कंपैरिजन करके देखो कि पश्चिम से पूर्वी विस्तार 2933 किलोमीटर है, तो एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि उत्तर से दक्षिणी विस्तार ज्यादा है। आजकल कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन बनने लगे, तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीधा सीधा अर्थ यह है कि उत्तर से दक्षिणी विस्तार भारत का ज्यादा है, पूर्व से पश्चिमी विस्तार भारत का कम है। तो उत्तर से दक्षिणी 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिमी विस्तार, तो पूर्व से पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर है। कंपैरिजन उत्तर से दक्षिण से जब पूर्व से पश्चिम का करोगे तो पूर्व से पश्चिमी विस्तार कम है भारत का, ठीक है ना। अक्षांशीय गणना का आधार क्या होता है? पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है, ये आप सभी को पता होगा। ये आपकी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा है, और यहां से भारत की जो शुरुआत होती है वो 6 डिग्री से हो जाती है, और 37 डिग्री तक भारत आपका फैला हुआ है। ये इमेज में देखकर आपको एक चीज इंडिकेट हो गई कि यानी ये भूमध्य रेखा के जस्ट उत्तर में 6 डिग्री से भारत की शुरुआत होती, और 37 डिग्री तक भारत फैला हुआ है। तो सीधा सीधा यहां से मीनिंग निकला कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री से उत्तर की ओर बढ़ने पर अक्षांशों की संख्या क्रम से बढ़ती है, 6 डिग्री, 8 डिग्री और अंततः 37 डिग्री, यानी 6 डिग्री से स्टार्ट होता है और 37 पे समाप्त। इसलिए भारत के अक्षांशीय विस्तार के साथ सदैव उत्तरी अक्षांश का प्रयोग किया जाता है। ये भी याद रखना है, अगर भारत दक्षिणी गोलार्ध में होता तो वहां दक्षिणी अक्षांश को यूज करते। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए हम उत्तरी अक्षांश का प्रयोग करते हैं। यह हमेशा आपको दिमाग में, माइंड मैप में याद रखना है, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। भारत के सुदूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं? तो उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु और समग्र दक्षिणतम बिंदु। भारत के भौगोलिक सीमाओं के 5 प्रमुख दूरस्थ बिंदुओं के माध्यम से परिभाषाएं निम्नलिखित हैं यहां पर। तो ये याद रखना, उत्तरी जो बिंदु है इसे इंदिरा कौल कहते हैं, और ये अवस्थिति पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो बेसिकली आपके यहां पर स्थित है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में ये स्थित है, उत्तर का जो बिंदु है। यानी यहां पर भारत का अक्षांशीय विस्तार की जो रेखा है उसका विस्तार समाप्त हो जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। समझ गए? अब बात करते हैं पूर्वी बिंदु का। तो पूर्वी बिंदु इधर है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। यहां पर किबीथू एक क्षेत्र का नाम है, किबीथू। किबीथू ये अरुणाचल प्रदेश में है, और देशांतरीय विस्तार यहाँ पे कितना है? लास्ट देशांतरीय विस्तार है 97 डिग्री और 25 मिनट। 97 डिग्री और 25 मिनट की यहां से ये रेखा गुजर रही है, ये थोड़ा आपको याद रखना। पश्चिमी बिंदु ये आपके गुहार मोती, और गुहार मोती एक क्षेत्र का नाम है, गुजरात में है, और इसमें देशांतरीय विस्तार
पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम जो आपका जीएमटी है उस जीएमटी के हम पूर्व में हैं और इसीलिए हम पूर्वी देशांतर लिखते हैं। तो यहां पर ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पर याद रखना कि भारत का पूर्वी विस्तार यहां से शुरू होता है और यहां से उसका नाम है गुहार मोती, गुजरात में है। और ये रेखा कितने डिग्री की है? 68 डिग्री और 7 मिनट की रेखा गुजर रही है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यहां पर ये दक्षिणतम बिंदु है और ये तमिलनाडु है और ये आपका केरला है। तो केरल में नहीं, ये तमिलनाडु में, कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ कन्याकुमारी में कैप मॉरिन नामक स्थान है, कैप मॉरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। यहां से मुख्य भूमि अक्षांशीय रेखा गुजर रही है 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्ष, 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा गुजर रही है। भारत के समग्र दक्षिणतम बिंदु, यह बिंदु मुख्य भूमि से भी अधिक दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार की जब आप स्टडी करोगे तो टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। तो उसके सबसे साउथ में जो द्वीप है, यानी दक्षिणी जो निकोबार में, ये दक्षिणी निकोबार में होगा। ये विशेषकर आपको याद रखना है। तो इंदिरा पॉइंट है इसका नाम, उत्तर का इंदिरा कोल, यहां का इंदिरा पॉइंट। सबसे अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पर है? ग्रेट निकोबार, यानी निकोबार का ये सबसे बड़ा द्वीप है। तो बड़े द्वीप को क्या कहेंगे? निकोबार, वो ग्रेट। यहां से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजर रही है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे पार्सन द्वीप भी कहते हैं इसे, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इसे लाहे चींग पॉइंट भी कहते हैं। 3 इसके नाम हैं, पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या लाहे चींग पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। विशेष तथ्य, 2004 में आई सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। ये क्वेश्चन लेक्चरर में आ चुका है कि सुनामी के कारण कौन सा द्वीप जलमग्न हुआ था? इंदिरा पॉइंट, जिसे आप लाहे चींग पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हो। कर्क रेखा और भारत के बारे में समझिएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम देख नहीं सकते। और याद रखना कि जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ये कर्क रेखा है जिसे हम वास्तविक रूप में देख नहीं सकते, ये काल्पनिक रेखा है। यह रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, ये भी आप देख लेना। अब इसमें कौन कितने राज्य हैं? तो टोटली 8 राज्य हैं। और आजकल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनका पश्चिम से पूर्व क्रम क्या होगा, यानी कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं उनका पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम किधर है? इधर है, ये पश्चिम है और ये क्या है? ये पूर्व है। और एग्जाम में ऐसा ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, पश्चिम से पूर्व क्रम बताओ। तो पश्चिम में कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हैं? 8। लेकिन पश्चिम से पूर्व तो आपने याद रख लिया कि जैसे गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। क्वेश्चन यहीं से एग्जामिनर घुमाता है कि मेघालय इस कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती? मेघालय देता, मेघालय से कभी नहीं गुजरती। एक तो ये याद रखना दिमाग में। दूसरी बात, पश्चिम से पूर्व क्रम तो याद हो गया, लेकिन आपसे पूर्व से पश्चिम क्रम भी पूछा जा सकता है। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के। तो पूर्व से पश्चिम में पहले मिजोरम आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा, फिर पश्चिमी बंगाल,
झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये आपको याद रखना। राज्यों में लंबाई और प्रमुख शहर। अब देखो कौन से राज्य में कितनी लंबाई है। सबसे लंबा जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का, सबसे कम जो विस्तार है वो राजस्थान में है, याद रखना। और समीप स्थित जो प्रमुख शहर हैं कर्क रेखा पर, उनका नाम है गांधीनगर, ये गुजरात का है। उज्जैन का है, वो एमपी का है उज्जैन। रांची ये आपके झारखंड का है। भोपाल ये आपके एमपी का है। और अगरतला ये आपके त्रिपुरा का। ये प्रमुख शहर हैं जो कर्क रेखा पर स्थित, यानी कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है जो झारखंड की राजधानी। ये विशेषकर आपको याद रखना है, कर्क रेखा पर स्थित शहर विशेषकर याद रखना। गांधीनगर गुजरात का, मध्य प्रदेश का उज्जैन, झारखंड का रांची, मध्य प्रदेश का भोपाल और त्रिपुरा का अगरतला। और जिसमें कैपिटल कौन सी है, आपकी रांची है। भारतीय मानक समय रेखा, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, शॉर्ट नेम इसका आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिससे हमारा स्थानीय समय का जो अंतर है वो हमें हमारी वॉच में कभी दिखाई नहीं देता। इसकी देन किसकी है, आईएसटी की है। तो ये कितने डिग्री से गुजर रही है, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री और 30 मिनट से ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन गुजर रही है। अब अगर सपोज करो जीएमटी से कितने घंटे आगे चल रहे हैं हम, 5.5 घंटे। तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। प्रयागराज का कौन सा क्षेत्र है, मिर्जापुर, वहां से 5 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे उत्तर में देखो ना, यहाँ पे मैप में देखो यूपी है, देखो ना इसको, ये यूपी से गुजर रही है। एमपी, अब देखो ये थोड़ा अंतर, ये यहां होके आती, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उसके अलावा ओडिशा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये विशेषकर याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश सबसे नॉर्थ में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश। प्रवेश कहां से होता है, आपके प्रयागराज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। जीएमटी से कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे। कैसे निकालोगे, ये भी मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री को पार करने में सन कितने मिनट का लेता है, 4 मिनट का टाइम लेता है। तो बताओ 82 डिग्री को पार करने में कितना लेगा, तो इसको इंटू कर देना 4 से, तो 330 मिनट आएगा। और 330 मिनट आया तो कितने घंटे हुए, 5 घंटे और 30 मिनट। अब जीएमटी से हम यदि सपोज करो जीएमटी यहां पर है, और जीएमटी से अगर हम पूर्व में जाना चाहेंगे ईस्ट में, तो टाइम प्लस होगा। जीएमटी से जैसे ही गए तो यहां पर टाइम प्लस हुआ, और कितने घंटे प्लस हो गया, प्लस 5 घंटे 30 मिनट। तो ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, क्या, आईएसटी। ये थोड़ा याद रखना। प्रतिछेदन बिंदु, प्रतिछेदित कहां कर रही, कर्क रेखा और खड़ी रेखा, यानी भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिछेदित करती है। कहां पर प्रतिछेदित कर रही है, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, यहां पर प्रतिछेदन हो रहा है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्लियर, आज की क्लास में आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर किया। फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।